शिवाय। लोक भी तुम और त्रिलोक भी तुम, शिव भी तुम और सत्य भी तुम, काल भी तुम और महाकाल भी तुम, नष्ट करते हम सबके जंजाल भी तुम। भस्म से होता है जिस भोले का श्रृंगार, आज हम उसी भोले की नगरी यानी कि आदि कैलाश तथा ओम पर्वत की यात्रा पर हैं। शरीर का रोम रोम उद्वेलित है, हमारी धमनियों में रक्त का संचार आज कुछ अलग ही प्रकार से हो रहा है। हृदय की प्रत्येक धड़कन से महादेव का जयकारा और ओंकार का स्वर प्रस्फुटित हो रहा है। तो चलते हैं सत्यम शिवम और सुंदरम की पावन धरा की ओर तथा आपको बताते हैं कि यहाँ की यात्रा कब और कैसे करनी चाहिए, किन उपायों को अमल में लाना चाहिए। हमने 23 सितंबर को ही मन बना लिया था कि 25 सितंबर 2024 को धारचूला से शिव के धाम हेतु प्रस्थान करेंगे, परंतु यह क्या, 24 सितंबर को दोपहर से ही मूसलाधार वर्षा शुरू हो चुकी थी, जो कि रात भर चलती रही और सुबह भी जारी रही। हमारी योजना थी कि प्रातः जल्द ही स्नान ध्यान कर 7 साढ़े 7 बजे तक रवाना हो जाएंगे, परंतु बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कदाचित यह हमारी आस्था की परीक्षा ही ले रही थी। हम प्रतीक्षारत थे कि किसी प्रकार यह बारिश बंद हो और गुंजी तक सड़क की स्थिति भी स्पष्ट हो, क्योंकि सामान्य दिनों में ही यह सड़क बंद हो जाया करती है। हम यह सोचकर भी आशंकित थे कि करीब 20 घंटे से जारी मूसलाधार वर्षा के बाद सड़क की क्या हालत हो गई होगी। अभी 1 हफ्ते पहले ही तो तवा घाट के पास चतुलधार में पूरा का पूरा पहाड़ सड़क को नष्ट करता हुआ काली नदी में समा चुका था। खैर, सुबह लगभग 9:30 बजे बारिश बंद हुई और हमने धारचूला से ब्यास एवं दारमा घाटी की ओर चलने वाले वाहन चालकों से सड़क की स्थिति के बारे में मालूमात करने की कोशिश की, लेकिन सड़क की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। अब हमने निर्णय लिया कि चाहे जो हो जाए, हमें आगे तो बढ़ना ही है। इस प्रकार ठीक 9:30 बजे हम गलाती से इस अत्यंत आध्यात्मिक एवं रोमांचक यात्रा पर प्रस्थान कर चुके थे। अरे यह क्या, जैसे ही हम धारचूला टीवी टावर क्रॉस किए तो पुल के पास ही रोड बंद। जेसीबी मशीन ऑपरेटर भी ऊपर से आ रहे मलबे को देखकर काम करने से डर रहे थे। खैर, कुछ समय बाद मलबा आना बंद हुआ तो मैंने एसडीएम साहब को फ़ोन किया एवं उन्होंने तुरंत तहसीलदार को मौके पर भेजकर सड़क खुलवा दी थी। यहाँ से निकले तो एलागाड़ के पहले कुलागाड़ के पास आर्मी की एक एम्बुलेंस फंसी हुई थी। यदि आप अपने ऊपर का नज़ारा देखते तो आप सिहर जाते, क्योंकि करीब 300 मीटर के एरिया में ऊपर की ओर से रुक रुक कर बड़े बड़े बोल्डर नीचे गिर रहे थे, जो कि हमारी सांसें रोके हुए थे। जेसीबी मशीन आई और उसने इस एम्बुलेंस के पीछे का कुछ मलबा हटाया और फिर लोगों ने एकत्र होकर उसे धक्का लगाया, तब जाकर यह वाहन आगे निकल पाया था। और इसी के साथ हम लोगों को भी अपने वाहन निकालने का रास्ता मिल गया। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, एक से एक रोमांचक एहसास हो रहे थे। रोड कहीं नीचे से टूटी थी तो कहीं ऊपर से मलबा आ रहा था और कहीं हम ओवरहैंग देखकर सिहर जा रहे थे। इसके साथ ही अलग अलग दिशाओं से छलकते हुए झरने हमें भगवान शिव के और करीब होने का एहसास करा रहे थे। ऐसे में हम पांगू पहुंचे। वहां भोजन करने के बाद हम इसी प्रकार के अनुभवों से गुजरते हुए अपराह्न 2:30 बजे बूदी गांव पहुंचे, जहां हमारी टीम ने चाय का आनंद लिया और आसपास की सुंदरता निहारने लगे। यहाँ पर एसएसबी की एक पोस्ट भी है,
जो कि नेपाल सीमा पर होने वाली गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर बनाकर रखती है। Tyler, please pick up. Hello. समय अधिक होने लगा तो हम आगे बढ़े और कई गाटा लूप्स को पार कर छियालेक पहुंचना था। हमारे वाहन चालक द्वारा बताया गया कि इस चढ़ाई में 36 गाटा लूप्स हैं। 25 से 30 डिग्री की खड़ी चढ़ाई हम सभी को रोमांचित कर रही थी। इस मार्ग पर बहुत अनुभवी ड्राइवर ही गाड़ी चला सकता है। ड्राइवर की एक छोटी सी चूक भी किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती थी। करीब 3:15 बजे हम समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर छियालेक पहुंच गए थे। यहाँ पर फर के पेड़ों की शानदार छटा के साथ ही दिन भर अटखेलियां करता हुआ कोहरा आपको एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास कराता है। चारों ओर की इस मनमोहक छटा को देखकर अपने आसपास महाकाल की उपस्थिति का भान स्वयं ही हो जा रहा था। छियालेक में आईटीबीपी की एक पोस्ट भी है। संयोग से आईटीबीपी के सीओ साहब रावत जी से हमारी भेंट हो गई। मैंने उनसे तथा उनकी टीम से वन अपराधों पर विशेष सतर्कता बरतने एवं हमें सूचित करने का अनुरोध भी किया। इसके बाद अब हम धीरे धीरे उतरकर गर्ब्यांग गांव को पार कर नपलचू गांव की राह पर थे। रास्ते में सुरई, तानसेन, फर एवं कैल के वृक्षों के साथ ही जूनिपर की सुकोमल झाड़ियां हमें जल्द से जल्द शिवधाम पहुंचने के लिए उद्वेलित कर रही थी। पोलेन और आड़ू टाइप का होता है। ठीक है, मीठा है खट्टा? मीठा। ठीक। नपलचू गांव को पार कर शाम के 5 बजे हम समुद्र तल से 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुंजी गांव पहुंच चुके थे। वैसे तो धारचूला से गुंजी की दूरी मात्र 71 किलोमीटर ही है, परंतु खतरनाक सड़क और कई सारे स्लाइडिंग पैचेज को पार करने तथा वर्षा से और भी बेहाल हो चुके 71 किलोमीटर मार्ग को पार करने में ही हमें करीब 9 घंटे लग गए थे। खैर, अब कोई चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि हम अपनी वन विभाग की चौकी में पहुंच चुके थे। हमें आज यहीं रात्रि विश्राम भी करना है। हमारे रहने खाने की बाकी कसर यहाँ के भूतपूर्व सरपंच श्री गुंजाल जी पूरी करने वाले थे। गुंजाल जी ने हमारे रात्रि भोजन में लोकल सब्जी, दाल, घी लगी हुई मड़वे की रोटियों की व्यवस्था पहले ही कर दी थी। हालांकि आज हम पैदल नहीं चले थे, परंतु बदहाल सड़क पर झटके खा खा कर बहुत थक चुके थे।
रात का टेम्परेचर भी करीब 2 से 3 डिग्री पर पहुंच चुका था। इसलिए खाना खाकर सो जाना ही हमारे लिए श्रेयस्कर था। ऐसे में हम कल सुबह जल्दी उठकर आदि कैलाश के लिए निकल सकते थे। 26 सितंबर 2024 हमारी यात्रा का दूसरा दिन। आज हमें बहुत करीब से महादेव के दर्शन होने वाले थे। हम कल से ही आदि कैलाश पहुंचने के लिए व्याकुल थे। हम सुबह सुबह ही स्नान ध्यान से निपटने के बाद महाकाल की भूमि की ओर प्रस्थान कर चुके थे। गुंजी से चलकर 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नाभी गांव को पार करते हुए हम आदि कैलाश की ओर बढ़ रहे थे। हमारे बाईं ओर कुटी यांगती नदी चल रही थी, लेकिन हमारी विपरीत दिशा में यह कुटी यांगती नदी गुंजी में काली नदी से मिलती है और काली नदी की प्रमुख सहचरी नदियों में से एक है। नदी के पार भोजपत्र का शानदार जंगल लहलहा रहा था और अपने नारंगी एवं पीले रंग की स्वर्णिम आभा से हमें अभिभूत किए जा रहा था। यहाँ पर भोजपत्र का जनरेशन और रीजनरेशन बहुत अच्छा है। यदि आप भोजपत्र के विषय में और अधिक जानना चाहते हैं तो भोजपत्र पर बनाए गए हमारे एक्सक्लूसिव वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार अलौकिक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए हम प्रातः 8:30 बजे पहुंचे थे कुटी गांव में। यहाँ पर आईटीबीपी की एक पोस्ट भी है। हमने आईटीबीपी के जवानों से वन अपराधों पर नियंत्रण रखने हेतु वन विभाग को सहयोग करने की अपील भी की। साथ ही पड़ोस की दुकान में चाय भी पी। मित्रों, मैं इस कुटी गांव के विषय में एक तथ्य आपको बताना चाहता हूं कि 3700 मीटर या 12,300 फीट की ऊंचाई पर बसा यह गांव विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर खेती करने वाला गांव भी है। इस गांव के मूल निवासी कुटियाल लोग हैं, जिनके परिश्रम तथा जीवटता का कोई भी सानी नहीं है। अब वक्त था आगे बढ़ने का और अपने अंतरतम में भोलेनाथ का ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। गुंजी से जोलिंगकोंग की सुबह लगभग 10 बजे हम जोलिंगकोंग पहुंच चुके थे। यहाँ पर कुछ लोकल्स ने यात्रियों की सुविधा के लिए खाने और रहने की सुविधायुक्त ढाबे खोले हुए हैं। हमने यहाँ पर अपने लिए भोजन का ऑर्डर किया और फिर बढ़ चले 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पार्वती कुंड की ओर। समुद्र तल से 4,500 मीटर की ऊंचाई और साल भर में 9 महीने बर्फबारी, करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली बर्फीली हवाएं, इसके साथ ही कभी भी बादल लग जाना या फिर अचानक से कोहरे का घिर आना। बिल्कुल सफेद चांदी के समान चमक रहा पार्वती कुंड, चारों ओर बड़े बड़े ग्लेशियर और उनसे बूंद बूंद रिस रही पानी की बूंदें पार्वती कुंड को पोषित कर रही हैं। इस कुंड से धीरे धीरे उठ रही हाड़ कंपा देने वाली भाप देखकर ही हमारे कलेजे हिल जा रहे थे। दिन के समय भी 0 डिग्री टेम्परेचर। भगवान शिव के दरबार में और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। हमने जैसे तैसे हिम्मत कर पंच स्नान किया। हमारे कुछ साथियों ने तो कुंड में डुबकी ही लगा दी। इसके बाद हमने कुंड के ऊपरी छोर पर स्थित ऊंचाई पर बने हुए भगवान शिव के इस मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अलौकिक प्राकृतिक सौंदर्य ने हमें जड़ ही कर दिया था। मानो त्रिलोकीनाथ एवं माता पार्वती हमारे रोम रोम में बसकर हमें संसार की भौतिकता से परे किसी और ही दुनिया में
ले आए हों। ठीक सामने आदि कैलाश के साक्षात दर्शन किए इस पर्वत की आभा आपके मन मस्तिष्क को झकझोर कर रख देती है, मानो मानव जीवन के सभी कलुष मिट गए हों और हमारी आत्मा पुनः अपने विशुद्ध रूप में प्रकट हो चुकी हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। एक